इन डियर व्यूअर्स, अभी आपके मैं कुछ प्रश्नों को ले रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 6 चैप्टर के 12 के बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह समझिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ और इसको चाहे तो आप अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख सकते हैं और जहाँ भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है और इसके प्रतिकृति में संरक्षित प्रतिकृतन से आप क्या समझते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिकरण किस प्रकार से होता है। हमको पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म, और वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसकी एक विशेषता यह है कि इससे इस बात का तुरंत अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। उनका विचार था कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं विकुंडलित यानी कि यूनिकोल होकर के अलग अलग की डीएनए की दोनों अलग अलग हो जाती हैं। प्रत्येक श्रृंखला एक टेम्पलेट या फर्मे या सांचे की तरह कार्य करते हैं। श्रृंखला पर लगे कुछ नाइट्रोजनी क्षारकों में कोशिका द्रव में विद्यमान नाइट्रोजनी कारकों में से वही क्षारक आ लगते हैं जो उनके पूरक होते हैं। अर्थात श्रृंखला में यदि ए है तो उसके सामने टी भी आकर के आबंधित हो सकता है। टी के सामने ए और सी के सामने जी, जी के सामने सी। इस प्रकार दोनों पुरानी श्रृंखलाओं के सामने उनके पूरक क्षार आबंधित हो जाते हैं जो जुड़कर नया डीएनए अणु बना लेते हैं। इस प्रकार नए डीएनए अणु में एक श्रृंखला जनक डीएनए की वह एक नई श्रृंखला होती है। इस प्रकार डीएनए के 2 डीएनए अणु बन जाते हैं और प्रतिकृतन की ऐसी विधि को जिसमें एक श्रृंखला जनक से प्राप्त होती है अर्ध संरक्षित प्रतिकृतन यानी कि सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन कहते हैं। देखिए डीएनए का जो बंटवारा हुआ इसको अच्छी तरह से खोज किए थे हरगोविंद खुराना जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये डीएनए के बाद ही हमको पता चला कि जो भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो डीएनए के अंदर जीन के रूप में हमको अपने माता पिता से प्राप्त होता है जो कि समय समय पे अपना हार्मोनल चेंजेस के बाद अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। अगला मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा है जीवधारियों में प्रोटीनों का संश्लेषण प्राय डीएनए के ही प्रत्यक्ष नियंत्रण से होता है। यह बात हमको पता है। जिन जीनों में डीएनए नहीं होता है वहाँ अवश्य यही कार्य आरएनए के नियंत्रण होता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है तो ये आरएनए वायरस है, ठीक है, जो कि आधा आधा होता है। जो कि मान लीजिए डीएनए की ये संरचना है तो आरएनए सिर्फ आधा होता है। तो किसी विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों के अनुक्रम का निर्धारण डीएनए श्रृंखला के किसी खंड विशेष के क्षारकों के अनुक्रम पर निर्भर करता है। न्यूक्लिक अम्लों द्वारा प्रोटीन रचना का नियंत्रण आरएनए के माध्यम से होता है। द्विकुंडलित डीएनए में सूचना आरएनए को ही दी जाती है जो दूध की भांति कार्य करता है। और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए इसकी सूचना का अनुवाद होता है। इस प्रकार सूचना डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ओर प्रभावित होती है। इस प्रकार से चलता है। डीएनए एमआरएनए बनाता है फिर ये प्रोटीन में संश्लेषित हो जाता है। सूचना के एक ही दिशा में इस प्रवाह को अणुजीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यद्यपि 1970 में ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनके अनुसार आरएनए में से ही डीएनए का संश्लेषण संभव है। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और आप अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में इसको अच्छी तरह से मैं फिर से बता दूंगा। और कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।